नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसी चीज की गहराई में जो मतलब इंसानी महत्वाकांक्षाओं को पृथ्वी से भी आगे ले जाती है, यानी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने वाला ईंधन। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। बिल्कुल। देखिए, ये प्रणोदक या प्रोपेलेंट जैसे आपने कहा, ये किसी भी स्पेस मिशन की जान होते हैं। इनके बिना तो वो बड़े बड़े रॉकेट बस धातु के ढेर ही हैं। यही वो ताकत है जो ग्रेविटी को चैलेंज करती है। और जैसा आपने कहा, ये कई तरह के होते हैं। मोटे तौर पर हम इन्हें ठोस, फिर तरल, तरल में ही एक खास है क्रायोजेनिक, और फिर हाइपरगोलिक और हाइब्रिड मतलब संकर। हर एक की अपनी कहानी है, अपनी खासियतें, अपनी दिक्कतें। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे सीधा साधा जो लगता है, स्रोतों में ठोस प्रणोदकों का जिक्र पहले आता है। हाँ, ऐसा बताया है कि इसमें फ्यूल और ऑक्सीडाइजर मतलब जलने में मदद करने वाला पदार्थ, हाँ, ऑक्सीकारक। हाँ ऑक्सीकारक, दोनों ठोस रूप में एक साथ मिले होते हैं। जैसे वो अमोनियम परक्लोरेट वाला। सुनने में तो काफी सिंपल लगता है। हाँ। और सच कहूं तो यही इनकी सबसे बड़ी खूबी भी है, सिंप्लिसिटी। इनमें कोई जटिल पंप या पाइपलाइन वगैरह नहीं होती, पुर्जे कम होते हैं, तो मतलब फेल होने का चांस भी कम रहता है। काफी भरोसेमंद माने जाते हैं ये। लेकिन क्या ये उतने ही फ्लेक्सिबल भी होते हैं? मेरा मतलब है, अगर एक बार जलना शुरू हो गया तो क्या उसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं? बस यहीं पर इनकी लिमिटेशन आ जाती है। एक बार इनमें आग लग गई ना, तो फिर इन्हें बुझाना या इनकी ताकत मतलब थ्रस्ट, उसको कम ज्यादा करना वो लगभग नामुमकिन होता है। वाह। ये समझिए ऑल और नथिंग जैसा है। जी। एक बार चालू तो बस चालू, कंट्रोल नहीं। अच्छा, इसका कोई जाना पहचाना उदाहरण है अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल। भारत का PSLV रॉकेट है ना, हाँ। उसके जो शुरुआती बूस्टर रॉकेट होते हैं साइड में लगे हुए, जो उसे जमीन से उठाने में मेन मदद करते हैं, उनमें यही ठोस प्रणोदक इस्तेमाल होता है। ये शुरुआत में जबरदस्त धक्का मतलब हाई थ्रस्ट देते हैं। ओके, तो फायदे हो गए सिंपल, भरोसेमंद और शुरू में जोरदार थ्रस्ट। स्रोतों में एक और बड़े फायदे का जिक्र है कि इन्हें स्टोर करना आसान है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठोस प्रणोदकों को आप लंबे समय तक रख सकते हैं बिना किसी खास देखभाल के या मतलब उनके खराब होने के डर के। ये सालों तक स्टेबल रह सकते हैं। इसीलिए ये मिलिट्री मिसाइलों के लिए या उन रॉकेटों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर फौरन लॉन्च करना हो। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। यहाँ पर क्या दिक्कत है? कंट्रोल वाली बात तो समझ आ गई। कंट्रोल की कमी तो है ही, उसके अलावा इनकी एफिशिएंसी, जिसे हम तकनीकी भाषा में स्पेसिफिक इम्पल्स कहते हैं। स्पेसिफिक इम्पल्स मतलब आसान भाषा में समझें तो प्रति किलो ईंधन से कितना धक्का या ऊर्जा मिल रही है, वो तरल वालों की तुलना में थोड़ी कम होती है। और स्टोरेज में भी एक पेंच है। हालांकि ये टिकते हैं लंबे समय तक, पर वक्त के साथ इनमें अंदर क्रैक आ सकते हैं या ये डिग्रेड हो सकते हैं, जिससे थोड़ी सेफ्टी की चिंता बढ़ जाती है। तो इनके भंडारण और रखरखाव में सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। तो ठोस ईंधन की सादगी अपनी जगह है, पर कंट्रोल की कमी और एफिशिएंसी की सीमाएं हैं। शायद यहीं पर तरल प्रणोदक काम आते हैं। स्रोत बताते हैं कि इनमें फ्यूल और ऑक्सीकारक अलग अलग टैंकों में लिक्विड फॉर्म में रखे जाते हैं, जैसे केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन, या फिर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही। और यहीं से ना पूरा खेल बदल जाता है, क्योंकि फ्यूल और ऑक्सीकारक अलग अलग है और उन्हें इंजन तक पंप करना होता है, तो हमें गजब का कंट्रोल मिलता है। हम इंजन को चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो दोबारा चालू कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, उसकी ताकत यानी थ्रस्ट, उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसे थ्रॉटलिंग कहते हैं। थ्रॉटलिंग? अच्छा, ये मतलब जैसे गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा करते हैं, वैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझिए। जैसे आप एक्सीलरेटर से कार की रफ्तार कंट्रोल करते हैं, वैसे ही रॉकेट वैज्ञानिक इंजन की ताकत को मिशन की जरूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ये खास तौर पर तब जरूरी होता है जब रॉकेट को किसी खास ऑर्बिट में एकदम सटीक तरीके से पहुंचना हो, या जैसे आपने स्पेसएक्स के रॉकेट देखे होंगे लैंड करते हुए। हाँ हाँ। उन्हें अपनी स्पीड को बहुत ध्यान से कंट्रोल करना होता है। वो इसी थ्रॉटलिंग से मुमकिन होता है। वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है। स्रोतों में सैटर्न V रॉकेट का जिक्र है, जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाया था। उसके पहले चरण में RP-1 और LOX का इस्तेमाल हुआ था। तो क्या ये कंट्रोल वाली क्षमता का उसमें कोई रोल था? सैटर्न V तो खैर एक कमाल का उदाहरण है।
हालांकि उसके पहले स्टेज में थ्रॉटलिंग बहुत लिमिटेड थी, पर तरल ईंधन का चुनाव उसकी बेहिसाब ताकत और एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी था। RP-1 और लॉक्स का कॉम्बिनेशन उस विशाल रॉकेट को पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए जो भारी थ्रस्ट चाहिए था वो देता था। लेकिन तरल ईंधन की असली कंट्रोल वाली खूबी जो है वो ऊपरी स्टेजेस में और बाद के मिशनों में और भी ज्यादा काम आई। ये बड़े वर्सेटाइल होते हैं, लॉन्च से लेकर ऑर्बिट में घूमना और गहरे स्पेस तक हर स्टेज के लिए काम के हैं। तो फायदे तो एकदम साफ हैं। बेहतर कंट्रोल, दोबारा चलाने की क्षमता और आमतौर पर ठोस ईंधन से ज्यादा एफिशिएंसी, मतलब स्पेसिफिक इंपल्स। लेकिन क्या इस सिक्के का सिर्फ एक पहलू है? मतलब इनमें कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होगी? निश्चित रूप से। देखिए, जहां कंट्रोल है वहां कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी ही। आपको फ्यूल और ऑक्सीकारक को संभालने के लिए जटिल पाइपलाइन चाहिए, टर्बो पंप, वाल्व, ये सिस्टम भारी भी हो सकते हैं और इनमें खराबी आने का चांस भी ज्यादा रहता है। फिर फ्यूल भरने की प्रक्रिया भी थोड़ी खतरनाक हो सकती है। और कुछ तरल ईंधन, जैसे कि जिनकी बात हम आगे करेंगे, क्रायोजेनिक वाले, उन्हें संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आपने क्रायोजेनिक का जिक्र किया। ये तरल ईंधन का ही एक खास टाइप है ना, जिसके लिए बहुत बहुत ही कम तापमान चाहिए होता है। स्रोत बताते हैं इसमें लिक्विड हाइड्रोजन LH2 और लिक्विड ऑक्सीजन LOX जैसे फ्यूल आते हैं। हाँ, क्रायोजेनिक प्रणोदक को आप तरल ईंधन फैमिली का सुपरस्टार कह सकते हैं, खासकर जब बात एफिशिएंसी की हो। इन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडे तापमान पर, मतलब 0 से सैकड़ों डिग्री नीचे लिक्विड स्टेट में रखा जाता है। तरल हाइड्रोजन तो -253 डिग्री सेल्सियस पर और तरल ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर। बाप रे, इतना ठंडा क्यों? इसका क्या फायदा इतना ठंडा रखने का? इसका सीधा कनेक्शन है एनर्जी डेंसिटी और स्पेसिफिक इम्पल्स से। इसे आप ऐसे समझिए जैसे गाड़ी का माइलेज होता है, प्रति लीटर कितना चलेगी। स्पेसिफिक इम्पल्स ये बताता है कि प्रति किलो प्रोपेलेंट जलाने पर रॉकेट को कितना धक्का मिलता है या कितनी देर तक मिलता है। क्रायोजेनिक ईंधन, खासकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, वो केमिकल रॉकेटों में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक इम्पल्स देता है, मतलब फ्यूल की हर बूंद से ज्यादा ताकत। इसीलिए इन्हें रॉकेट के ऊपरी चरणों या अपर स्टेजेस में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पेलोड को स्पेस की गहराइयों में ले जाना होता है। या फिर जैसे भारत का GSLV है, जो भारी सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचाता है, उसके ऊपरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन ही है। हमारे स्रोतों में स्पेसएक्स के रैप्टर इंजन का भी जिक्र है, जो मीथेन और तरल ऑक्सीजन यूज करते हैं, वो भी क्रायोजेनिक हुए, है ना? और ये रियूजेबल रॉकेटों में इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल, तरल मीथेन भी क्रायोजेनिक है, हालांकि उतना ठंडा नहीं जितना तरल हाइड्रोजन। ये एक दिलचस्प ऑप्शन की तरह उभर रहा है आजकल, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा घना है तो स्टोर करना थोड़ा आसान है और शायद इसे मंगल ग्रह पर बनाया भी जा सके भविष्य में। रैप्टर जैसे मॉडर्न इंजन इसी हाई एफिशिएंसी का फायदा उठाते हैं। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी, यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। लेकिन जाहिर है, इतनी ठंडक को संभालना कोई आसान काम नहीं होगा। नुकसान क्या है इसके? तापमान ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, इन ईंधनों को इतने कम टेम्परेचर पर बनाए रखने के लिए खास किस्म के मल्टी लेयर इंसुलेशन वाले टैंक चाहिए और बहुत कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है। फिर भी कुछ फ्यूल लगातार उबलकर गैस में बदलता रहता है। इसे बॉयल ऑफ कहते हैं। बॉयल ऑफ? हाँ, मतलब फ्यूल भाप बनकर उड़ता रहता है। इससे फ्यूल वेस्ट होता है और लंबे मिशन के लिए स्टोरेज एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आप महीनों या सालों तक इन्हें ऐसे स्टोर करके नहीं रख सकते। और जाहिर है, इस पूरी टेक्नोलॉजी के लिए जमीन पर बहुत महंगे और कॉम्प्लिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन, हैंडलिंग के उपकरण, सब कुछ। ठीक है, तो क्रायोजेनिक मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन संभालने में खासी मुश्किल। अच्छा, अब स्रोतों में एक और कैटेगरी का जिक्र है जो बिल्कुल अलग सी लगती है, हाइपरगोलिक प्रणोदक। कहा गया है कि इसमें ईंधन और ऑक्सीकारक एक दूसरे के संपर्क में आते ही अपने आप जल उठते हैं। ये कैसे? हाँ, ये वाकई में अनोखे होते हैं। हाइपरगोलिक का मतलब ही है खुद ब खुद जलने वाले। जैसे ही फ्यूल, अक्सर हाइड्रोजीन या उसके जैसे कंपाउंड्स, और ऑक्सीकारक जैसे नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड NTO मिलते हैं, फॉरेन केमिकल रिएक्शन होता है और वो जल उठते हैं। किसी भारी चिंगारी या इग्निशन सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिना इग्निशन सिस्टम के? अरे वाह!
तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ फिर? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, खासकर स्पेस के वैक्यूम और ठंडे माहौल में, जहां एक भरोसेमंद इग्निशन सिस्टम बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। हाइपरगोलिक के साथ आपको बस वाल्व खोलना है, फ्यूल मिलेंगे और इंजन चालू। स्टार्ट लगभग गारंटीड होता है। इसीलिए इन्हें अक्सर स्पेसक्राफ्ट के छोटे कंट्रोल थ्रस्टर्स में इस्तेमाल करते हैं, जो ऑर्बिट में यान की पोजीशन ठीक करते हैं, या फिर गहरे स्पेस मिशन में जहां इंजन को सालों बाद भरोसे के साथ स्टार्ट करना होता हो। हमारे स्रोतों में अपोलो लूनर मॉड्यूल का उदाहरण दिया है। चांद पर उतरने और वापस उड़ने वाले इंजनों में हाइपोगोलिक फ्यूल था। सोचिए, उस वक्त इग्निशन फेल होने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वहां तो रिलायबिलिटी ही सब कुछ थी। एक और बड़ा फायदा यह है कि इन्हें नॉर्मल तापमान पर लिक्विड स्टेट में स्टोर किया जा सकता है। क्रायोजेनिक की तरह भयानक ठंडे तापमान की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें स्टोरेबल प्रोपेलेंट भी कहते हैं। सुनने में तो ये बहुत ही सुविधाजनक लग रहा है। भरोसेमंद इग्निशन, नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टोरेज, फिर इनका इस्तेमाल हर जगह क्यों नहीं होता? जरूर कोई बड़ा पेंच होगा इसमें। और वो पेंच बहुत गंभीर है। ये पदार्थ हद से ज्यादा जहरीले, टॉक्सिक और कोरोसिव होते हैं। हाइड्रोजीन और एनटीओ दोनों ही इंसानी सेहत और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हैं। इनके रखरखाव, भंडारण और इस्तेमाल के लिए बहुत ही सख्त सेफ्टी रूल्स और स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए। जरा सी भी चूक जानलेवा हो सकती है। बाप रे। हाँ, और साथ ही इनकी एफिशिएंसी यानी स्पेसिफिक इम्पल्स वो क्रायोजेनिक फ्यूल के मुकाबले काफी कम होती है, और इनके रखरखाव का खर्चा भी काफी ज्यादा होता है। ओह, मतलब सुविधा के साथ गंभीर खतरा भी है। ठीक है। तो हमने ठोस, तरल, क्रायोजेनिक और हाइपरगोलिक देख लिए। स्रोतों में एक और टाइप का जिक्र है, हाइब्रिड या संकर प्रणोदक। नाम से तो लग रहा है कि ये कुछ मिला-जुला मामला होगा। हाँ, हाइब्रिड रॉकेट इंजन में आमतौर पर ठोस ईंधन होता है, जैसे रबर या प्लास्टिक जैसा कुछ, और तरल या गैसीय ऑक्सीकारक होता है, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। आइडिया ये है कि ठोस प्रणोदक की सिंप्लिसिटी और सेफ्टी को तरल प्रणोदक के कंट्रोल वाले फायदों जैसे थ्रॉटलिंग और शटडाउन के साथ मिला दिया जाए। तो क्या ये वाकई दोनों दुनियाओं का बेस्ट पाने जैसा है? मतलब ठोस की तरह सिंपल और सेफ, और तरल की तरह कंट्रोलेबल? सैद्धांतिक रूप से, मतलब थियोरी में, लक्ष्य तो यही है। इन्हें तरल इंजनों से सिंपल माना जाता है क्योंकि सिर्फ ऑक्सीकारक को ही पंप करना होता है, फ्यूल तो ठोस रहता है। और ठोस रॉकेटों के उलट आप ऑक्सीकारक का फ्लो बंद करके इन्हें बंद कर सकते हैं, या फ्लो कम ज्यादा करके थ्रॉटल भी कर सकते हैं। इन्हें अक्सर तरल प्ररोधकों से ज्यादा सेफ भी माना जाता है। तो फिर ये उतने कॉमन क्यों नहीं है जितने ठोस या तरल वाले? कुछ दिक्कतें होंगी इनमें भी? हाँ, यहाँ भी कई चुनौतियां हैं। पहली बात तो ये कि इनका ऑपरेशनल हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी उतनी नहीं है जितनी ठोस और तरल वालों की है। दूसरी, कंबस्शन स्टेबिलिटी, मतलब ईंधन का जलना हमेशा एक जैसा और स्थिर रहे, वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे रॉकेट की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आ सकता है। तीसरी, ठोस ईंधन और तरल ऑक्सीकारक को अच्छे से मिलाने और जलाने के लिए डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और अक्सर इनकी एफिशिएंसी शुद्ध तरल या शुद्ध ठोस सिस्टम के कुछ खास एप्लीकेशन के मुकाबले कम होती है। इनका डेवलपमेंट भी थोड़ा धीमा रहा है। समझ गया। मतलब पोटेंशियल तो है, पर अभी भी काफी काम बाकी है इस पर। तो अब हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन हैं, ठोस, तरल, क्रायोजेनिक, हाइपरगोलिक, हाइब्रिड। किसी खास स्पेस मिशन के लिए सही ईंधन चुनते कैसे होंगे? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ये वाकई एक जटिल फैसला होता है, और कोई एक ईंधन हर काम के लिए बेस्ट नहीं होता। स्रोत बताते हैं कि चुनाव कई चीजों के बीच एक बैलेंस बनाने पर डिपेंड करता है। पहला तो मिशन की ज़रूरतें। क्या रॉकेट को भारी सामान उठाना है? क्या उसे लंबे टाइम तक स्पेस में रहना है? क्या एकदम सटीक कंट्रोल चाहिए? फिर परफॉर्मेंस, कितनी एफिशिएंसी, स्पेसिफिक इम्पल्स और कितना थ्रस्ट चाहिए? लागत, फ्यूल कितना महंगा है? उसे संभालने और लॉन्च करने का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महंगा है? सेफ्टी और रिलायबिलिटी, फ्यूल कितना खतरनाक है? इसके फेल होने का कितना चांस है? और स्टोरेज, क्या फ्यूल को लंबे समय तक स्टोर करने की ज़रूरत है? उदाहरण के लिए, जैसे हमने देखा, शुरुआती बूस्ट के लिए जहां बहुत ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए और कंट्रोल उतना ज़रूरी नहीं, ठोस ईंधन अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपर स्टेजेस के लिए जहां एफिशिएंसी सबसे ज़रूरी है, क्रायोजेनिक ईंधन बेहतर होते हैं।
लंबे स्पेस मिशन या स्पेसक्राफ्ट के छोटे थ्रस्टर्स के लिए जहां रिलायबिलिटी और स्टोरेज जरूरी है, हाइपरगोलिक या दूसरे स्टोरेबल तरल ईंधन को चुना जा सकता है। हाइब्रिड अपनी सेफ्टी और कंट्रोल के अनोखे कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ खास छोटे रॉकेटों या एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट्स के लिए ठीक हो सकते हैं। ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है, कुछ पानी के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें एक तरह से, ठोस प्रणोदक सिंपल, भरोसेमंद, स्टोर करने में आसान, हाई थ्रस्ट लेकिन कंट्रोल लिमिटेड और एफिशिएंसी कम। हाँ, तरल प्रणोदक ज्यादा कुशल, बेहतरीन कंट्रोल, थ्रॉटलिंग, रीस्टार्ट, लेकिन कॉम्प्लेक्स और संभालने में मुश्किल हो सकते हैं। बिल्कुल। क्रायोजेनिक सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, पावरफुल, लेकिन बहुत ठंडा तापमान, मुश्किल हैंडलिंग और बॉयल ऑफ की समस्या। सही। हाइपरगोलिक फौरन और भरोसेमंद इग्निशन, नॉर्मल तापमान पर स्टोर हो सकते हैं लेकिन बहुत जहरीले और कम कुशल। और हाइब्रिड ठोस और तरल के फायदे मिलाने की कोशिश, सेफ्टी बेनिफिट्स, कंट्रोल मुमकिन लेकिन कम मैच्योर और कंबशन अस्थिरता की चुनौती। बिल्कुल।